पिछले कुछ दिनों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यूनियन बजट लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बिहार को मिलने वाले हजारों करोड़ के स्पेशल पैकेज की, क्योंकि मोदी सरकार ने सबसे बड़ा खजाना देश के 28 राज्यों में से सिर्फ बिहार के लिए खोला है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि इसका फायदा बिहार की जनता को मिलेगा कैसे। क्या इस बजट के बाद बिहार की गरीबी और पिछड़ापन दूर होगा? क्योंकि जैसा आज तक हम देखते आए हैं कि आजादी के पहले और बाद से ही बिहार के बड़े बड़े नेताओं और अफसरशाहों की बिहार से एक फौज निकलती आई। देश के राजनीतिक पदों, प्रशासनिक विभागों में बिहार के लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन होते आए। देश को बिहार से आने वाले नेता और अधिकारियों का बड़ा फायदा तो मिला, लेकिन खुद बिहार आज तक उन फायदों से वंचित ही रहा। बिहार में हमेशा से ही गरीबी चरम पर रही। पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों ने बिहार को खोखला कर दिया है। विकास की बात तो अब जैसे बिहार में एक मजाक सी लगती है। बने बनाए पुल नदी में बह जाते हैं और बिहार के हताश लोगों की निराशा का आलम यह है कि ये लोग प्रशासन को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो सदियों से विकास की आस में गरीबी, बाढ़, भ्रष्टाचार की मार झेल रहे बिहार की तमाम उम्मीदों को अब जैसे एक नई रोशनी मिल गई। बीते चुनाव में बिहारी बाबू नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अपनी गरीब जनता के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। जैसे ही मोदी सरकार में नीतीश कुमार को अहम भागीदारी निभाने का मौका मिला, उन्होंने तुरंत अपने पिटारे से बरसों पुरानी मांगों को सरकार के सामने रख दिया। वो मांग थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की। आसान भाषा में समझें तो नीतीश कुमार पिछले करीब 10-12 साल से बिहार की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकारों से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे थे और इसी वजह से शायद वो लगातार पाला भी बदल रहे हैं। लेकिन अब लगता है मोदी सरकार ने नीतीश कुमार की सुन ली है। उन्हें पाला बदलने की जरूरत शायद ना पड़े, क्योंकि अगर पाला बदला तो मोदी सरकार औंधे मुंह गिर सकती है। इसलिए मोदी सरकार ने चाहे बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग ना मानी हो, लेकिन स्पेशल पैकेज का ऐलान करके बिहारियों को खुश तो कर ही दिया है। 23 जुलाई को पेश हुए यूनियन बजट में बिहार को हजारों करोड़ रुपए की मदद का आश्वासन दिया गया है। इस स्पेशल पैकेज में बिहार को एक्सप्रेसवे, टेम्पल कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दिए जाने की बात कही गई, जिससे नीतीश कुमार का चेहरा खिल उठा है। इसके अलावा बाढ़ से निपटने के लिए भी करीब 11,500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। सभी तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करोगे। विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे, एक चीज का तो शुरू हो गया। अब सरकार ने तो सबसे गरीब और पिछड़े राज्य के विकास के लिए हजारों करोड़ का पैकेज देने की बात कर दी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इससे बिहार की गरीब जनता का कैसे भला होगा। साथ ही एक सवाल ये भी रहेगा कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिल जाने के बाद क्या स्पेशल स्टेटस की मांग ठंडे बस्ते में चली जाएगी? तो आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि बिहार में बनने वाले एक्सप्रेसवे से बिहार की आम जनता को कितना फायदा होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने में टेम्पल कॉरिडोर्स का क्या रोल रहेगा, जिससे बिहार वासियों के हालात में किस तरह से सुधार आएगा। तो सबसे पहले बात बिहार में बनने वाले एक्सप्रेसवेज की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई के बजट में बिहार के लिए 3 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया, जिनमें से पहला एक्सप्रेसवे बक्सर को भागलपुर से जोड़ेगा, दूसरा एक्सप्रेसवे पटना को पूर्णिया से जोड़ेगा, तीसरा एक्सप्रेसवे बोध गया को राजगीर, वैशाली और दरभंगा से जोड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्सप्रेसवे ऐसी सड़कें होती हैं जो तेज गति से चलने वाली गाड़ियों के लिए बनाई जाती हैं। ये आम सड़कों के मुकाबले ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ होती हैं। इन्हें आबादी वाले इलाकों से थोड़ा दूर बनाया जाता है ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा पाया जा सके और समय की भी बचत हो। जब भी किसी देश या राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की बात की जाती है तो सबसे पहले एक्सप्रेसवे का ही नाम लिया जाता है। लेकिन इससे किसे सबसे ज्यादा फायदा होता है? तो सुनिए,
एक्सप्रेसवे बनने के बाद सबसे बड़ा, सबसे पहला फायदा तो जनता का ही होता है, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो आपका ट्रैवल टाइम कम हो जाता है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अभी पटना से पूर्णिया के लिए निकलते हैं तो आपको 300 किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 6 से 7 घंटे लगेंगे, और अगर इसी रूट पर एक्सप्रेसवे बन जाता है तो आपका 300 किलोमीटर का सफर महज 3-4 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। इससे आपका वक्त भी बचा और पैसा भी। अब सड़कें बेहतर होंगी तो लॉजिस्टिक्स गुड्स को भी अपनी मंजिल तक कम समय में पहुंचाया जा सकेगा। यानी एक्सप्रेसवे बनने के बाद व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, खर्चे कम होंगे, कमाई बढ़ेगी, नए उद्योग धंधे पनपेंगे। जब इंडस्ट्री प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो सप्लाई बढ़ेगी, इससे चीजों के दाम घटेंगे और महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। तो ये तो बात हुई आपके फायदे की। अब आपको बताते हैं कि सरकार को एक्सप्रेसवे बनाने से कैसे फायदा, यानी सरकार का क्या फायदा होगा। तो दरअसल जब भी कोई सरकार किसी एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाती है तो उसकी एक संपत्ति की तरह वो एक्सप्रेसवे बन जाती है कि सरकार इनके जरिए कमाई तो करती ही है, साथ ही इन्हें अलग अलग कंपनीज को लीज पर भी दे सकती है, जो कंपनियां टोल टैक्स इकट्ठा करके सरकार के खजाने में जमा करवाती हैं, सड़कों का रखरखाव भी करती हैं। तो अब ये भी समझिए कि जब सरकार किसी संपत्ति में निवेश करती है तो इससे इकोनॉमी में कैसे रफ्तार आती है और लोगों को रोजगार कैसे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार को एक एक्सप्रेसवे बनाने में 1000 करोड़ का खर्च आता है तो जाहिर सी बात है ये खर्च कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, मटेरियल देने वाला, इंजीनियर और मजदूरों पर खर्च होगा या उनमें बटेगा। यानी 1000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से निकलकर एक्सप्रेसवे बनाने वालों तक पहुंचेगा। अगर वो लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा लें और बाकी खर्च भी कर दें तो वो पैसा वापस मार्केट में आ जाएगा। जैसे किसी ने टीवी खरीदा, कपड़े खरीदे, घर का सामान लिया या कहीं ट्रैवल किया तो इससे मार्केट में मनी फ्लो बढ़ता है, इकोनॉमी में फायदा होता है, लोगों की कमाई में इजाफा होता है। तो ये जब मनी फ्लो ऐसे ही चलता रहेगा जिससे सरकार का लगाया हुआ पैसा कई गुना तक बढ़ जाएगा। तो खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2022 में संसद को बताया था कि जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 रुपए खर्च करती है तो उसी साल सरकार को 2 रुपए 45 पैसे वापस मिलते हैं। यानी सरकार का पैसा डबल से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो सरकार दे तो रही लेकिन उससे डबल से ज्यादा कमा भी लेती है। ये अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक्सप्रेसवे से ट्रैवल टाइम घटता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, महंगाई कम होती है और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। तो दोस्तों ये तो एक्सप्रेसवे की बात हो गई। अब चलते हैं टेम्पल कॉरिडोर की तरफ और ये समझते हैं कि इस प्लानिंग से जनता और सरकार का आखिर क्या फायदा होगा। तो मोदी सरकार ने इस बजट में बिहार में टेम्पल कॉरिडोर को बढ़ावा देने की बात कही। इसके तहत विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को विकसित करने की प्लानिंग की गई। आगे बढ़ने से पहले जरा इन दोनों मंदिरों से जुड़ी अहम जानकारी भी आपको देते चलें। तो विष्णुपद मंदिर बिहार के गया जिले में फल्गु नदी के किनारे बना हुआ है। इस मंदिर में 40 सेंटीमीटर लंबा पैर का निशान बना है। मान्यता यह है कि पैर का निशान भगवान विष्णु के पैर का है। विष्णुपद मंदिर का स्ट्रक्चर 1787 का बताया जाता है। इसे मालवा रियासत की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। बात दूसरे मंदिर की करते हैं जिसे विकसित करने की बात की जा रही है, वो है महाबोधि मंदिर। तो महाबोधि मंदिर बिहार के बोधगया में स्थित है। इसका इतिहास भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ा बताया जाता है। कहा जाता है कि सत्य की खोज में भगवान बुद्ध गया शहर के पास जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति, श्वेत प्रकाश दिखा। उसके बाद से उस जगह को बोधगया कहा जाने लगा। विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के साथ साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के विकास की भी तैयारी की जा रही है। तो समझना यह है कि इससे फायदा क्या होगा। तो इसके लिए आपको देश में धार्मिक पर्यटन की स्थिति को समझना होगा। जुलाई 2023 में पर्यटन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट शेयर करते हुए बताया था जिसके मुताबिक 2022 में देश भर के धार्मिक स्थलों में 1,35,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया उस साल धार्मिक स्थलों में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 140 करोड़ थी। हैरानी की बात यह है कि लगभग इतनी ही आबादी इस वक्त हमारे देश की भी है। तो क्या सब लोग धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने पहुंच गए? ऐसा नहीं है। इस गिनती में एक बड़ी संख्या विदेश से आने वाले टूरिस्ट की भी है। NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की अगर माने तो देश भर में टेम्पल इकोनॉमी का आकार 3 लाख करोड़ से ज्यादा है, जो देश की कुल GDP का 2.3% है। अब बिहार में बनाए जाने वाले टेम्पल कॉरिडोर से होने वाले फायदे को बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जोड़कर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 2021 में बनकर तैयार हुआ। कॉरिडोर बनने के बाद वहां आने वाले धार्मिक पर्यटकों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई। 2019 में जहां 68 लाख लोग बनारस पहुंचे थे, वहीं कॉरिडोर बनने के बाद 2022 में 7 करोड़ 20 लाख लोग बनारस में धार्मिक पर्यटन के लिए पहुंचे थे। मतलब पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा लोग बनारस पहुंचे। साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है, इससे बनारस की अर्थव्यवस्था को तो बड़ा फायदा पहुंचेगा ही।
राज्य को बड़ा फायदा पहुंचेगा। मान लीजिए एक परिवार दिल्ली से बनारस जाता है, उसने दिल्ली से बनारस का टिकट लिया तो रेलवे को पैसा मिला, बनारस पहुंचा, होटल में रुका, इससे होटल वाले की कमाई, फिर वहां घूमा फिरा, खाना खाया तो वहां के लोकल लोगों की कमाई, मंदिर गया, प्रसाद लिया, दान चढ़ाया तो वहां पर भी कमाई थी उन लोगों की। तो कॉरिडोर बनने से आराम से दर्शन हुए और श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी भी नहीं हुई। तो ये सब देखकर या जानकर समझ में आ जाता है कि टेम्पल कॉरिडोर से टूरिज्म बढ़ता है और इसका सीधा फायदा अर्थव्यवस्था को मिलता है। इन सब के अलावा बजट में बिहार को 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 यानी 2,400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। साथ ही नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज बनाने की बात भी कही गई है। तो कुल मिलाकर नीतीश बाबू का प्लान काम कर गया है और मोदी सरकार को सहारा देने की कुल कीमत उन्होंने पहली ही किस्त में वसूल ली है। बिहार को मिली इस हजारों करोड़ की सौगात से यकीनन राज्य को आर्थिक मजबूती मिलेगी, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा सकेगा। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन के मामले कम होंगे, बिहार वासियों को काम की तलाश में दूसरे शहरों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। हाँ, बस कैच सिर्फ एक है, स्पेशल पैकेज के तहत मिलने वाली ये भारी भरकम रकम धनराशि, इसका इस्तेमाल सही ढंग से हो, ये रकम बस भ्रष्टाचार के खून से बची रहे। अगर ऐसा हो गया तो बिहार की सूरत बदलने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर अभी की जो स्थिति है उसमें यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में बिहार और बिहार वासियों की मौज कर दी है। हमें यकीन है आपको हमारे विश्लेषण जरूर पसंद आया होगा, अपनी राय तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।